जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसके कारण इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में आने वाले सभी काल, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इन सभी का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखिए, ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। जैसे हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से संबंधित जानकारी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो आखिर इसको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा? इन सब की जानकारी हम आगे लेंगे। उसके बाद जानेंगे खोज के संबंध में, यानी सिंधु घाटी जैसी कोई सभ्यता है, इसकी जानकारी सबसे पहले कोई ना कोई दिया होगा ना। तो सबसे पहली बार इसकी जानकारी कौन दिया था? बर्टन बंधु से संबंधित घटना को देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया था। उसके बाद जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज यानी उसका खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे और इस सभ्यता का खोज वो कब किए हुए थे। उसके बाद हम काल के संबंध में जानेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। इतिहासकारों के बीच काल को लेकर मतभेद है, लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि अधिक से अधिक इतिहासकार किस काल को मानते हैं, यानी कब से कब तक मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय से इस समय तक रहा होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जानेंगे कि एग्जाम में कौन सा काल आपसे पूछता है। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। इसको भी लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है, लेकिन हम जानेंगे कि अधिक से अधिक इतिहासकार किसे सही मानते हैं और एग्जाम में कौन सा पूछता है, एग्जाम में कौन सा टिक करने पर सही होगा। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। मेनली यही से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन जो आएंगे अधिक से अधिक यही से आएंगे, तो आप नोट भी करेंगे और याद भी रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से संबंधित जानकारी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो कालखंड के अनुसार इस वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली हम आद्य ऐतिहासिक काल को ही पढ़ रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। किस युग में रखा गया है? तो कांस्य युग में रखा गया है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के संबंध में आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, तो आखिर इसका नाम अलग अलग क्यों पड़ा? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? प्रारंभ में जितने भी स्थल खोजे जा रहे थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं, वे सभी जब खोजे जा रहे थे तो सारे स्थल सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। यानी जब प्रारंभ में स्थल खोजे जा रहे थे तो सारे स्थल कहाँ मिल रहे थे? सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी जो है सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो जितने भी स्थल मिल रहे थे वे सभी सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। उसके बाद आखिर तब इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा? जब सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रख दिया गया, तब इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा?
खुदाई के पश्चात पता चला कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो सिंधु नदियों से सहायक नदियों के किनारे नहीं बसे हैं, वे सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिए, यानी कि कुछ स्थल है सिंधु नदी के किनारे बसे हैं और कुछ स्थल है सरस्वती नदी के किनारे बसे हैं। हालांकि ये जो नाम है ये कुछ इतिहासकार तक ही सीमित रह गया। आपको बुक में सिंधु सभ्यता मिलता होगा या हड़प्पा सभ्यता मिलता होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम नहीं मिलता है, ये इतिहासकारों तक ही सीमित रह गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया था। जब ये दोनों नाम रख दिया गया तो हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया, इसे हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो प्रारंभ में जब इसकी जानकारी के लिए खुदाई की जा रही थी तो सबसे पहली बार खुदाई हड़प्पा से ही की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। गांव में अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े बेटे के नाम से ही पापा को बुला दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए राम अपने घर का बड़ा बेटा है तो राम के पापा को लोग अक्सर बोल देते हैं राम के पापा, राम के पापा। वैसा ही हड़प्पा जो है इसका पहला स्थल था। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज किए हुए थे तो सबसे पहली बार हड़प्पा ही मिला हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। लेकिन यह नाम इतना चर्चित और प्रचलित हो गया कि आज भी इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है, जबकि बहुत सारे स्थल मिल चुके हैं। फिर भी प्रमुख स्थल तो यही है ना, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए लोगों को क्या पता था कि आगे और भी स्थल मिलेंगे, आगे और भी स्थल होंगे, इसलिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिला तो इस सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे और ये नाम काफी चर्चित हो गया। सबसे महत्वपूर्ण नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अगर आप चाहे नोट करना तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? प्रारंभ में जितने भी स्थल खोजे जा रहे थे वे सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के तट पर ही मिल रहे थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम क्यों पड़ा? खुदाई के पश्चात पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी या इसके सहायक नदियों के तट पर ही नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे भी बसा है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? इस सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, खोज के संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। नामकरण के संबंध में तो आप सब कुछ जान लिए, अब खोज के संबंध में आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली बार जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिए थे। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन दिए थे, 1826 में दिए हुए थे। आप याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मैसन दिए थे। उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन उस समय इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई शोध किया गया। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहली बार कौन दिया था? चार्ल्स मैसन दिए हुए थे, आप याद रखेंगे। उसके बाद एक 1856 की घटना है जो बर्टन बंधु से संबंधित है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। बर्टन बंधु जो दो भाई थे, एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। दोनों को संयुक्त रूप से बर्टन बंधु कहा जाता था। दोनों भाई इंजीनियर थे। दोनों को ही कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया था। दोनों के नेतृत्व में दिया गया था। कराची से लाहौर, कराची और लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। कराची जो है सिंध की राजधानी है और लाहौर पंजाब की राजधानी है। तो बर्टन बंधु के नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया था। एक भाई का नाम क्या था? जेम्स बर्टन, और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। दोनों को संयुक्त रूप से बर्टन बंधु कहा जाता है। ये घटना है 1856 में, जब वो कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्हें कई प्रकार के ईंटें वहां पे मिले हुए थे। बहुत सारे ईंटें मिल रहे थे। उन्होंने उस ईंटा को उठाकर ट्रैक बिछाने के काम में लगा दिया। बहुत आसानी से उस ईंटा को उठाया और ट्रैक बिछा दिया। उस समय इतना तो पता चला कि
कोई ना कोई भवन था प्राचीन समय में, या पहले ही कोई ना कोई भवन या कोई ना कोई इमारत था जो कि अब ध्वस्त हो चुका है और उसका ईंटा बच गया है, और उस ईंटा को उन्होंने ट्रैक बिछाने के काम में लगा दिया। लेकिन उस समय भी किसी भी प्रकार का शोध नहीं किया गया, बस इतना पता चला कि यहाँ कोई ना कोई पहले भवन था। लेकिन 1853 से 56 के बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार सर्वेक्षण कर लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का कई बार सर्वेक्षण कर लिया था, लेकिन उन्हें उतनी जानकारी नहीं हासिल हो पाई जितनी की जानकारी चाहिए थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। पहली बार जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में 1826 में। पहली बार सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। आप इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल आते हैं। आखिर सर जॉन मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल जो थे भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। 1921 में सर जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ। और वो कौन व्यक्ति खुदाई किया? भारत के ही दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये भारत के ही थे, दोनों भारतीय थे। इन्हीं को दिया गया खुदाई, और किसके नेतृत्व में दिया गया? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दिया गया। दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा की खोज किए, और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए। हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, ठीक इसके एक साल बाद यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आप याद रखेंगे इसे, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगर आपसे पार्टिकुलर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुआ, तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसके नेतृत्व में हुआ, तो राखल दास बनर्जी। और आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके नेतृत्व में हुआ, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। और नामकरण भी यही किए हुए थे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुआ। सबसे पहली बार यही सामने आए जिनके नेतृत्व में खुदाई हुआ, तो नामकरण भी यही किए हुए थे। तो आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण कौन किया था? सर जॉन मार्शल। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसे और पढ़ देते हैं। सबसे पहली जानकारी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन 1826 में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसकी जानकारी दिए हुए थे। बर्टन बंधु जो 1856 में जो घटना हुई थी, इसके बारे में बस आपको जानना है। पहली बार सर्वेक्षण कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। प्रथम खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी हड़प्पा के। उसके बाद राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की। नामकरण कौन किया था? सर जॉन मार्शल। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, काल के संबंध में अब हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता का काल अपने अनुसार बताए हुए हैं। इसको लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद रहा है। कोई इतिहासकार इसका काल कुछ और बताते हैं, तो कोई इतिहासकार इसका काल कुछ और बताते हैं। लेकिन कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो काल का पता लगाया गया है वो सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार इस पर सहमत है। और एग्जाम में भी आपसे यही पूछा जाता है, तो आपको बस यही याद रखना है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो इसका काल है यानी जो इसका तिथि क्रम है, बस आपको यही याद रखना है। अलग अलग सारा नहीं याद रखना है, बस ये याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। कार्बन 14 पद्धति जो है एक ऐसा पद्धति है जिसके सहायता से किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। तो जब इतिहासकार कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल का पता लगाए, तो पता चला इसका काल 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी सिंधु घाटी के सभ्यता का काल कब से कब तक रहा है? 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसका श्रेय सबसे अधिक डीपी अग्रवाल को दिया जाता है। डीपी अग्रवाल थे जो भारतीय पुरातत्वविद थे, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपके ऑप्शन में इसके आसपास जो भी तिथि क्रम दिया रहेगा आप उसे टिक करेंगे। जॉन मार्शल
आप पढ़ चुके हैं, जॉन मार्शल जो थे इसका नामकरण किए हुए थे और इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था। तो उनके अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये इनके अनुसार है, जॉन मार्शल के अनुसार। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपको यही याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका श्रेय सबसे अधिक किसको दिया जाता है? डीपी अग्रवाल को। डीपी अग्रवाल भारतीय पुरातत्वविद थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों से हुआ था? जैसे वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जब वैसे ही सवाल आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तब इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद बढ़ गया। इसमें दो मतभेद महत्वपूर्ण है, एक विदेशी मत के अनुसार और एक स्थानीय मत के अनुसार। विदेशी मत में विदेशी इतिहासकार आपको मिलेंगे। विदेशी इतिहासकार अपना राय दिए हुए हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता है वो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, जबकि स्थानीय मत में भारतीय इतिहासकार यानी हमारे देश के इतिहासकार है और कुछ विदेशी इतिहासकार भी है, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग हैं। दोनों ने वजह बताया, दोनों ने कारण बताया। देखिएगा कारण क्या था। विदेशी मत के अनुसार यानी विदेशी इतिहासकार जो थे वो बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। अब आप सोच रहे होंगे सुमेरियन सभ्यता क्या है? आप आगे पढ़ेंगे, आगे हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो सुमेरियन सभ्यता भी आएगा। सुमेरियन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का एक भाग है। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व के पहली सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता या शहरी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यता से मिलकर बनी हुई थी। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, अश्रिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। उसी में सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे उन्हीं से ये सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। ये किसके अनुसार? विदेशी इतिहासकार के अनुसार। विदेशी इतिहासकार जो है उन्होंने कहा सुमेरियन सभ्यता के लोग भवनों में रहते थे, वो मोहर का यूज करते थे। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी भवन में रहते हैं, मोहरों का यूज करते हैं। तब भारतीय इतिहासकार यानी स्थानीय इतिहासकार ने बताया कि नहीं, मुहर का यूज दोनों करते हैं लेकिन दोनों को मुहरों में अंतर है, दोनों के भवनों में भी अंतर है। स्थानीय मत के अनुसार बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग हैं और इसी को उपयुक्त बताया गया है। सबसे सही इसी को बताया गया है। आपसे एग्जाम में भी पूछेगा तो आप इसी को टिक करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक इतिहासकार इसी पे सहमत है। द्रविड़ जाति के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। कुछ इतिहासकार का यह भी कहना था कि आर्य इसके निर्माता थे, जो कि सही नहीं है। आर्य इसके निर्माता नहीं थे। आपको बस यही याद रखना है, द्रविड़ जाति के लोग। बस हम जानकारी के लिए आपको इसको बता देते हैं। कुछ इतिहासकार का यह भी कहना था कि आर्य इसके निर्माता है। आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता के निर्माता है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आर्य जो थे वैदिक सभ्यता के निर्माता थे और वो गांवों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ना ही युद्ध से परिचित थे, ये भवनों में रहते थे। इनका सब कुछ व्यवस्थित ढंग से सजाया गया था। ये शहर में रहते थे, जो शहर था ना व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। इनकी नालियां ढकी हुई होती थी, सड़कें जो होती थी वो समकोण पे काटती थी। सोचिए उसी समय सोच कितना विकसित था। सड़कें जो थी पूरा पश्चिम दिशा में थी, ताकि सड़कें हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाए। और आर्य जो थे ये वैदिक सभ्यता के थे। ये जो थे झोपड़ी में रहते थे, युद्ध से परिचित थे। गाय के लिए युद्ध किया गया है। आर्य जो है गाय के लिए युद्ध किए हुए हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। जब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग उतने विकसित हो गए थे तो वैदिक काल में जाकर झोपड़ी में क्यों रहने लगेंगे? शहर से गांव में क्यों चले जाएंगे? ये सवाल आता है ना, शहर से गांव में क्यों चले जाएंगे? कोई भी इंसान हो, भले वो बोलने के लिए बोल देता है कि गांव सबसे अच्छा है, गांव हमारा शांति प्रिय जगह। शांति प्रिय जगह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी हो, कोई भी शहर में बसना चाहता है, शहर को छोड़कर कोई भी गाँव में नहीं जाएगा। गाँव
शहर में चाहे कितना भी दंगा हो, कुछ भी हो, लेकिन शहर को छोड़कर लोग गांव में नहीं जाना चाहता है। कोई भी भवन को छोड़कर झोपड़ी में नहीं जाना चाहता है। तो ये तो होगा ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं मेनली ऑब्जेक्टिव यही से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे यही से आते हैं। इतना ही नहीं है, और भी बहुत है। चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक शहरी सभ्यता थी। इसे किस काल में रखा गया है? आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किस युग में रखा गया है? तो कांस्य युगीन में रखा गया है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। आप जब नोट कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन में रखा गया है। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमें पत्थर मिला उसे हम पाषाण काल बोले, जहाँ पे तांबा मिला उसे ताम्र पाषाण काल बोले, और यहाँ पे कांसा मिला तो इसे क्या कहेंगे? कांस्य युगीन कहेंगे। कांसा जो होता है तांबा और टीन के मिलाकर बनता है, तो तांबा का खोज तो पहले ही हो चुका है, तो लोग अब तांबा और टीन को मिलाकर उसको प्रयोग करने लगे। इसे कांस्य युगीन कहा गया। लुसेंट का बुक अगर आप पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को उसमें दे दिया है प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है, जो कि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। आप प्राग ऐतिहासिक याद मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा आधे ऐतिहासिक काल। आप इसे खोज भी सकते हैं, आप गूगल पे या कहीं भी खोज सकते हैं, यही सही है, आधे ऐतिहासिक काल। वहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। किस काल में रखा गया है? आधे ऐतिहासिक काल में। किस युग में रखा गया है? कांस्य युगीन में। और इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। आप इसे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब होता है, जैसे छोटे बच्चों का बुक आता है ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल, एप्पल लिखने के बजाय वहाँ पे एप्पल का चित्र बना देता है, यानी भाव से पकड़ना होता है। बी फॉर बॉल, बॉल लिखने के बजाय बॉल का चित्र बना देता है। वैसे ही यहाँ पे ये कुछ भी लिखे हुए हैं तो चित्र बना बना के लिखे हुए हैं। इनकी लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखते थे। जब लिपि इनकी अभिलेख जो था एक पंक्ति से अधिक हो जाता था तो उसे पहले दाएं से बाएं लिखते थे और फिर उसे बाएं से दाएं लिखते थे। तो इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। उसके बाद इनका जो समाज जो था मातृ सतात्मक समाज था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सतात्मक था। आप याद रखेंगे इसे, मातृ सतात्मक था इसका समाज। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। किस युग में रखा गया है? कांस्य युगीन में रखा गया है। किस काल में रखा गया है? आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण या शहरी? शहरी सभ्यता थी। उसके बाद ये देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल कौन कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थे। आप देखें नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई तो सबसे पहली बार कृषि किस चीज की गई थी? गेहूं एवं जौ की गई थी। तो मुख्य फसल यही ना होगा, अधिक से अधिक लोग उपजा रहे होंगे इसे, तो मुख्य फसल तो यही होगा गेहूं एवं जौ। क्योंकि ठीक इसके पहले यानी नवपाषाण काल में कृषि की जब शुरुआत हुई थी तो गेहूं एवं जौ से ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद ही तुम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये सबसे अधिक किस कपड़े का यूज करते थे? इनका मुख्य कपड़ा जो था सूती एवं ऊनी वस्त्र था। ये सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो आप लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। इनका मुख्य फसल गेहूं एवं जौ था। और मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का। मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का। शिकार वगैरह वगैरह सब करते थे, तो शिकार जब करेंगे तो वहाँ पे तो मधुमक्खी का छाता मिल ही जाएगा। और मीठा इनके लिए सबसे उस समय यही चीज था। तो मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का और भी विशेषता देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। आप इसे याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था।
माप तौल का न्यूनतम बात जो था 16 केजी था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे न्यूनतम बात रखे थे वो 16 केजी के रखे थे। अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो 16 केजी के गुनज में ही खरीद सकते हैं। जैसे आपको कम से कम सामान लेना हो तो 16 केजी लेना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा चाहिए तो 32 केजी लेना पड़ेगा। यानी 16 केजी वाले 2 बाट को रख देंगे, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो 48 केजी ही लेना पड़ेगा। यानी इनके पास जो बाट था वो 16 केजी के गुनज में ही था। तो आप इसे याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के माप तौल का न्यूनतम बात क्या था? 16 केजी था। पशु में ये कुबर वाले सांड की पूजा करते थे। यानी इनके लिए कुबर वाले सांड जो थे वो पूजनीय थे। पशु में कौन पूजनीय था इनके लिए? कुबर वाले सांड। यातायात का मुख्य साधन, सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात का मुख्य साधन 2 पहिए या 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। जैसे कि आप नवपाषाण काल में पढ़ चुके हैं कि नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ, नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता में इसका लोग प्रयोग करने लगे। पहियों का प्रयोग करके यातायात का साधन बना लिए। यानी यातायात का मुख्य साधन क्या था इनके लिए? 2 पहिए या 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपर तथा पासा खेलना था। ये इनके मनोरंजन का मुख्य साधन है। उस समय से ही सिंधु घाटी से ही वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित आते रहा है। सिंधु सभ्यता में भी वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित थी। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तो था, कृषि भी करते थे और ये व्यापार भी करते थे। यानी इनका व्यापार विदेशों तक होता था। ये कैसे पता चला? फारस, जो वर्तमान ईरान है, फारस का मुहर यहाँ पे मिली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इससे पता चला कि इनका व्यापार विदेशों तक होता था। चलिए अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, इनके मुख्य आधार, इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। न्यूनतम बाट जो था वो 16 केजी का था। कुबर वाले सांड इनके लिए पूजनीय था। ये यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मनोरंजन का इनका साधन था मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपर तथा पासा खेलना। उस समय भी वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। यानी ये कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। देखिएगा व्यवस्थित ढंग से कैसे बसाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी सड़क थी वे सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों जो थी वो पूरब से पश्चिम दिशा में थी। सड़कें पूरब से पश्चिम दिशा में थी। और पूरब से पश्चिम दिशा में क्यों थी? ताकि हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाए। जो पुरवैया ये सब करके जो हवा चलती है पूरब पश्चिम दिशा में, वो हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाए। देखिएगा उनका सोच कितना उसी समय विकसित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें जो थी वो पूरब पश्चिम दिशा में थी। नालियां जो होती थी वो ढकी हुई होती थी। उनकी नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। और घर के दरवाजे थे, उनकी एक मुख्य विशेषता थी, घर के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। आज जो आप देखते हैं घर के दरवाजे सड़क की ओर ही न खुलते हैं, और उस समय घर के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सड़क की ओर ना खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। घर के पीछे की ओर क्यों खुलते थे? ताकि उस समय भी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। एक्सीडेंट से बचने के लिए घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कोई बच्चा जो है सड़क पे घर से निकलकर सड़क पर दौड़ के चल जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, इस चीज से बचने के लिए उनके घर के जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। बस सिंधु सभ्यता में एक जगह है जो लोथल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। लोथल के घर के दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलते थे। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सिंधु सभ्यता में किस स्थल का जो घर के दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे? लोथल का। लोथल जो था बंदरगाह था और सामान लाने के लिए दिक्कत होता था, इसलिए घर के दरवाजे सामने की ओर सड़क की ओर खुलते थे ताकि सामान आसानी से सड़क पर ले जाया जा सके। सिंधु
घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रथा प्रचलित थी, जलाने का भी और दफनाने का भी। हड़प्पा सभ्यता में जब आप देखेंगे तो उसमें दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें किस दिशा में होती थी? पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी। नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर नहीं खुलते थे, घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जिसके घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने या दफनाने कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में आपसे पर्टिकुलर पूछेगा तो दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। चलिए अब हम आगे इसके और भी विशेषता देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक चित्र एक श्रृंगीय जानवर की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक चित्र किस जानवर की थी? एक श्रृंगीय जानवर की थी। एक सींग वाला कोई जानवर था जिसे हम एक श्रृंगीय जानवर कहते हैं, उसी का चित्र सर्वाधिक था। आप इसे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक चित्र किस जानवर की थी? एक श्रृंगीय जानवर की थी। आपसे ये भी पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर किस जानवर की चित्र नहीं थी? गाय का चित्र नहीं था। वैसे तो बहुत सारे जानवर का चित्र नहीं था, लेकिन आपसे गाय से ही लेकर प्रश्न क्यों पूछा जाता है? शेर का भी चित्र नहीं था, लेकिन गाय से ही लेकर प्रश्न क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है, और वैदिक सभ्यता में गाय का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि गाय के लिए युद्ध किया जाता है, जिसे गोवष्टि कहते हैं। गाय के लिए किया गया युद्ध गोवष्टि कहलाता है। और वैदिक सभ्यता में राजा का चयन गायों के लिए ही किया जाता था। राजा का मुख्य काम गायों का खोजना था। गाय जब गुम हो जाते थे तो राजा उसे खोजते थे, उसके बदले रुपया देते थे। तो इसके बाद वाले काल में गाय का महत्व काफी अधिक था, और जबकि सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित ही नहीं थे, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर किस जानवर का चित्र नहीं था? गाय का चित्र नहीं था। और किस जानवर का चित्र सर्वाधिक था? एक श्रृंगीय जानवर का। किस जानवर का चित्र नहीं था? गाय का नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सूर्य की उपासना भी करते थे, पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। वो मंदिर नहीं जाया करते थे। आज की तरह वो मंदिर में विश्वास नहीं करते थे। वे सीधे धरती की पूजा करते थे, समझते थे उर्वरता की देवी है। सूर्य जब प्रकाश देता है तो उसके लिए वो सूर्य की उपासना करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो आपसे पूछेगा प्रश्न, मंदिर का अवशेष मिला है कि नहीं मिला है? तो मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। जब वो युद्ध से परिचित नहीं थे तो तलवार से कैसे परिचित रहेंगे? तलवार तो युद्ध में ही काम आता है ना। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे, इसलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। किस चीज से परिचित नहीं थे? गाय से परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन होते थे लाल मिट्टी के बने होते थे। जो बर्तन थे लाल मिट्टी के बने होते थे और उस पे काले रंग के डिजाइन बना दिया था ताकि बहुत खूबसूरत लगे। लाल मिट्टी के बर्तन और उस पे काले रंग का डिजाइन बनाया हुआ होता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन पे किस रंग से डिजाइन बनाए हुए हैं? काले रंग से डिजाइन बनाए गए हुए थे। काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे वे। लाल मिट्टी का बर्तन क्यों होता था? आप देखते हैं कि जब हम मिट्टी को पका देते हैं तो वो लाल हो जाता है। लाल मिट्टी का बर्तन इसलिए उनका होता था क्योंकि वो मिट्टी को पकाकर उसे बनाते थे और उस पे काले रंग से डिजाइन कर देते थे। तो उनके मिट्टी का जो उनके बर्तन का रंग था वो कैसा था? लाल था। किस रंग से डिजाइन करते थे? काले रंग से करते थे। ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे तो टेराकोटा मिलता होगा। समझिएगा इस वर्ड को, टेराकोटा क्या होता है? आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो मिट्टी पक जाती है उसे टेराकोटा कहा जाता था उस समय। तो आप इसे याद रखेंगे, टेराकोटा किसे कहा जाता है। आप इस सब को अच्छा से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। इनके मुहरों पर सर्वाधिक चित्र किस जानवर का मिला है? एक श्रृंगीय जानवर का।
किस जानवर का चित्र नहीं मिला है? गाय का चित्र नहीं मिला है। किस चीज से परिचित नहीं थे? युद्ध से, तलवार से परिचित नहीं थे, और इसे युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, तो इसे शांति प्रिय सभ्यता कहा गया। मंदिर का अवशेष नहीं मिला हुआ है यहाँ पे। इनके बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल। उस पर किस रंग से डिजाइन किया गया होता था? काले रंग से। आप इस सब चीज को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आगे इसके विशेषता को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों तथा शहर के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए हुए थे। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या है? वैसे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है बाढ़। तो आप बाढ़ को याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या है? बाढ़ है। बाढ़ आने की वजह से इनका विनाश हो गया। उसके बाद चलिए हम इसे देखते हैं। हालांकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब के बारे में नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछ ही देता है, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं और आगे भी इसको हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार मतलब होता है अन्न रखने वाला भवन। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से भी मिला था, हड़प्पा से भी मिला था, लेकिन जब दोनों को तुलना किया गया तो पाया गया कि सबसे बड़ा भवन जो है, सबसे बड़ा जो अन्नागार है, वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, और ये सबसे बड़ा भवन भी था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पतनगार, पतनगार मतलब होता है बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल को कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, तो आप इसे याद रखेंगे। और बंदरगाह को ही पतनगार कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल। विश्व की पहली सभ्यता, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। विश्व की पहली सभ्यता, भारत की पहली सभ्यता, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत की पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा विश्व की पहली सभ्यता, तो आप टिक करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत की पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व की पहली शहरी सभ्यता, तो आप क्या बताएंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान दीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, तो क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता हो जाएगा। भारत की पहली सभ्यता भी सिंधु सभ्यता है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। अगर पूछा जाए आपसे विश्व की पहली सभ्यता, तब आप मेसोपोटामिया की सभ्यता बताएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से सबको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखेंगे और उस स्थल से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं का भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। उनसे प्राप्त पुरातात्विक वस्तु का भी अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।